નમસ્તે અમદાવાદ, નમસ્તે અમદાવાદ. શહેર તણી માહિતી લાવી કરતા વાત મજાની, કલા જ્ઞાનની વાતો કરતા બને રાત દીવાની. ના કોઈ ટેન્શન ના કોઈ પેન્શન ના વાત કે વિવાદ. આ છે નમસ્તે અમદાવાદ, નમસ્તે અમદાવાદ. હર શહેર તણી માહિતી લાવી કરતા વાત મજાની, કલા જ્ઞાનની વાતો કરતા બને રાત દીવાની. ना कोई टेंशन ना कोई पेंशन ना वाद के विवाद. आ छे नमस्ते अमदावाद, नमस्ते अमदावाद. स्वास्थ्य क्यारे करता करता वातचित्रोनी, सजग्न निष्णात या कोई हस्ती करता वातो मुद्दानी. ना कोई कारण ना राजकारण ना वाद के विवाद. माणो नमस्ते अमदावाद, नमस्ते अमदावाद. नौकरी व्यापार या कोई धंधो आखो दिवस भले ने मंडो, फाफड़ा चटनी झापटी रात पड़े ने माणस पड़तो मंदो. मादा ने पण करता साजा एवो अमारो वाद. आ छे नमस्ते अमदावाद, नमस्ते अमदावाद. નમસ્તે અમદાવાદ. દર્શક મિત્રો, હું રેશમા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આપના જ મનપસંદ શોમાં, જેનું નામ છે નમસ્તે અમદાવાદ. દર્શક મિત્રો, આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં હાજર છે આપણી સાથે ડૉક્ટર સતીશ રસલ, જેઓએ કોવિડ-19 ઉપર ખૂબ જ રિસર્ચ કર્યું છે અને એમણે પોતે એન્જિનિયર છે, તેમ છતાં 2007માં એમની મમ્મીને એક રોગ થયો હતો જેનું નામ છે સંધિવા, રૂમેટિક આર્થરાઇટિસ. ડૉક્ટરે કહ્યું કે આ રોગ ક્યારેય પણ નહીં ક્યોર થાય, ઇનક્યોરેબલ છે. એટલે એમને થયું કે ના, આ વસ્તુ ઇનક્યોરેબલ કેમ બોલી રહ્યા છે ડૉક્ટર. 2007થી એમણે 210 જેટલા રોગનું રિસર્ચ કર્યું છે અને અત્યારે કોવિડ-19 ઉપર રિસર્ચ કરી જ રહ્યા છે અને એમાં ઘણા જ સક્સેસ રહ્યા છે. તો ચાલો આપણે એમના સ્વમુખે જાણીએ, ડૉક્ટર સતીશ રસલ પાસે જાણીએ કે કોરોના શું છે અને એની ઉપર શું રિસર્ચ કરી રહ્યા છે. सतीश जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में इन टाइम न्यूज़ के. आप हमारे दर्शक मित्रों को आपकी थोड़ी सी माहिती देंगे? ओके, बेसिकली 2007 से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन चालू की है, दैट इज जीविस क्लिनिक एंड रिसर्च. ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है टू अंडरस्टैंड क्रॉनिक डिसीज और उसके कारण ढूंढ के निकालने का, दैट इज कॉजेटिव एनालिसिस एंड कॉजेटिव ट्रीटमेंट. तो 2007 से लेकर अभी तक हम लोगों ने 210 बीमारियां ऐसी है, जैसे अस्थमा है, सोराइसिस है, लीवर सिरोसिस है, फैटी ग्रेड 4 लीवर है, स्पिरोमेगाली है, राइट, कार्डियक हाई प्रेशर है. तो इन सभी बीमारियों का हम रिसर्च करते हैं कि इसका कारण कहाँ से ये बीमारियाँ उभरती है और इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग पॉजिटिव ट्रीटमेंट कहते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने हज़ारों पेशेंट्स इस तरीके से एनालिसिस भी की है और हमने उसे ट्रीट भी की है, एंड वी आर सक्सेसफुल मोर देन 98% एंड अबव इन सक्सेस रेट. દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર સતીશ રસલે ઘણા બધા રોગો ઉપર રિસર્ચ કર્યું છે, જેમાં સ્ત્રી પુરુષના રોગો હોય, ડાયાબિટીસ હોય કે અન્ય કોઈ પણ બીમારી રોગો ઉપર એમણે રિસર્ચ કર્યું છે. તો આપણે એમની પાસે જાણીએ કે સતીશ जी, ये इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वो हमको जानना है. मैडम, इंसान का इम्यून सिस्टम होता है इंसान के वाइटल ब्लड सेल्स. ओके, जब ये जैसे अभी आज के तारीख पे कोविड इज़ अ बिग सब्जेक्ट, वर्ल्ड वाइड चल रहा है. कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी पैरासाइट हो, पैरासाइट में जो डेंगू का मच्छर हमें काटता है, एक पैरासाइट हमारे शरीर में छोड़ता है, या कोई फंगल हो, ओके, जिसे हम लोग फॉरेन बॉडी कहते हैं, दैट इज एंटीजन. ओके, जब हमारे शरीर में जाता है, शरीर में जाने के बाद में मैंने कुछ रिपोर्ट्स लेके आया हूँ इधर, दैट इज दिस फर्स्ट रिपोर्ट. हमारे कुछ वाइटल सेल्स होते हैं जो जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में जाती है, ब्लड में जाती है, तो
सबसे पहले एक्टिव होता है WBC काउंट। ये सेल्स जाके आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर का जो भी बाहर से ये चीज़ एंटीजन आया है, ये हमारे शरीर के अंदर का पार्ट है या कोई बाहर से आया हुआ पार्ट है। ये इसे और पहचान के इसे रोकने की, लॉक करने की या इसे मारने का प्रयास करता है। सेकेंड स्टेज होती है, इंसान का 5 लेवल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। फर्स्ट इज WBC। सेकेंडली, जो भी वायरस हमारे शरीर में जाता है, ये वायरस या कोई भी पैरासाइट हमारे टिश्यूज़ को, जो ऑर्गन्स है, इसको खरोचता है या इसको डैमेज करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे ब्लड लीकेज या इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। तब उस इन्फ्लेमेशन को सील करने का काम हमारा प्लेटलेट करता है, जो हमारा सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स है। ये प्लेटलेट उसको ऊपर जाएगा, सीलिंग करेगा, क्लॉटिंग का काम करेगा। तीसरा चीज़ होता है दैट इज सी रिएक्टिव प्रोटीन, राइट। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन के ऊपर भी बहुत सारा हमने देखा है कि डॉक्टर ये रिपोर्ट दिखा दिखा के कोविड-19 का रिपोर्ट बताते हैं, जबकि हमारे बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोसेस है। मैक्सिमम प्लेटलेट काउंट्स यूज ना हो, ओके, अगर प्लेटलेट्स काउंट्स 50,000 के नीचे गए तो इसकी एक अलग कंडीशन डेवलप होगी, जिसमें पेशेंट क्रॉनिक में जाएगा। तो उस लेवल पे प्लेटलेट्स ना यूज हो, इसलिए हमारा लीवर सी रिएक्टिव प्रोटीन रिलीज करता है, जो इस इन्फ्लेमेशन पे एज अ बंच और प्रोटीन उधर जाके बैठ के उसको सीलिंग करने का काम करता है, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, जिससे प्लेटलेट्स कंजम्पशन कम हो। चौथा हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है दैट इज लिम्फोसाइट्स। अगर लिम्फोसाइट्स जितनी तादाद में हमारे शरीर में चाहिए ये अगर रहेंगे तो ये जाके इनके 3 काम होता है। सबसे पहले वायरस को आइडेंटिफाई करो, इसको किल करो, और आइडेंटिफाई करके ब्रेन को उसके पास में रिलीज करो, उसका एक स्ट्रेन लेके जाओ, ताकि इस पर्टिकुलर वायरस का या फॉरेन बॉडी का कोई एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी हमारे शरीर में डेवलप है या नहीं है, वो ब्रेन उसे ढूंढता है। अगर ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप्ड है तो वो ब्रेन इमीडिएटली उस एंटीबॉडी को सक्रिय कर देता है, हमारे शरीर में मैक्सिमम रिलीज करना चालू करता है। फिर WBC डाउन होते हैं, एंटीबॉडीज ही उस पर्टिकुलर वायरस को मारते हैं या उसको लॉक करने का प्रयास करते हैं। अगर लिम्फोसाइट्स कम हुए तो इसका मतलब ये होता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम नाम की एक चीज़ हमारे शरीर में होता है, जहाँ से वाइटल इम्यून रिस्पॉन्स के सेल पूरे शरीर में फैलते हैं, अगर ये डाउन है, इसका मतलब आपका लिम्फेटिक सिस्टम चोक हो चुका है। तो ये पेशेंट्स आपको दिखेगा कि ये क्रॉनिक स्टेज में पेशेंट जाता है। जिसका लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा है, ब्लॉक नहीं हुआ है, आपको दिखेगा कि इनके जो वाइटल सेल्स है, जैसे पॉलीमॉर्फिस है, इसोनोफिल है, लिम्फोसाइट्स है, हायर साइड में जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इसके शरीर की एंटीबॉडी डेवलपमेंट प्रोसेस चालू हो चुकी है, और अनदर 2 to 3 days यू विल फाइंड द पेशेंट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। दिस इज एक्चुअल इम्यून सिस्टम। जो वाइटल सेल्स है, इसी को हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, और ये वाइटल सिस्टम हमारी लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में हर जगह ध्यान देती है कि कहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी है और वो रिकग्नाइज्ड है या अनरिकग्नाइज्ड है। उसके बाद में ये डिसीजन लेके फिर ये बाकी की सिस्टम हरकत में आती है। सतीश जी, मैं आपको एक और क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि हम सब कंफ्यूज हैं कि पेशेंट को कोरोना होता है, कोविड-19 की जब इफ़ेक्ट होती हैं, तो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक नॉर्मल होता है कि भी चलो ठीक हो जाएंगे, घर पे हैं या तो हॉस्पिटल में हैं। लेकिन 1 हफ्ते या 7-8 दिन के बाद एकदम से सीरियस हो जाता है। कई लोग बच जाते हैं, कई लोग चले जाते हैं, ऐसा क्यों? 1 हफ्ते के बाद एकदम से सीरियस क्यों हो जाता है? मैडम, इसमें हम 3 कैटेगराइजेशन करेंगे। वन इज अ पर्सन विदाउट एनी डिसीज बॉडी, पर्सन विथ डिसीज, तीसरी कैटेगरी में बाद में आता हूँ। 70 to 80% लोगों को वैसे भी कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनकी बॉडी हेल्दी है, इनका इम्यून रिस्पॉन्स ऑलरेडी हेल्दी है, इनके अंदर कोई भी लिम्फेटिक सिस्टम क्लॉक कंडीशंस नहीं है। अब जो 20% जो पेशेंट्स है, ये डायबिटिक पेशेंट्स है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अस्थमेटिक पेशेंट्स है, लीवर डिसऑर्डर पेशेंट है, स्प्लिनोमेगाली पेशेंट्स है, तो ऑलरेडी इनके अंदर कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, जहाँ पे ये लंबे समय से ड्रग्स ले ही रहे हैं। तो इनके अंदर कहाँ ना कहाँ वो इन्फ्लेमेशन, कहाँ ना कहाँ वो कंडीशंस ऑलरेडी होती है, जिसके बाद में जब वायरस इनके शरीर में आता है, ओके, तब इनकी जो ब्लड के अंदर जब WBC बढ़ते हैं और बाकी के जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स बढ़ते हैं, डी डाइमर बढ़ता है, तब इनका जो ब्लड है वो थिकन होता है, और थिकन होने के बाद में फिर ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस में ये पेशेंट जाता है। जो अस्थमेटिक पेशेंट्स है, अगर किसी को इट इज़ अ कोविड-19 वायरस, इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वायरस,
अब ये वायरस किसी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग अस्थमेटिक पेशेंट्स को होगा तो ऑलरेडी उसके चेस्ट के अंदर कंजक्शन होगा, कफ जमा हुआ होगा और उसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन उसको लग गया तो मतलब क्या हो गया, 50% ऑलरेडी डैमेज्ड है और 50% और कोविड इसके अंदर भर रहा है। ओके तो इसीलिए आप देखोगे यही पेशेंट्स मैक्सिमम हॉस्पिटलाइजेशन कंडीशंस पे जाते हैं। रेस्ट ऑल 80% लोगों का आज के तारीख में तो फोबिया है। ओके इतना फियर भरा है कि एक छोटा सा फीवर भी आया तो उसको कोविड का फीवर लगता है और डॉक्टर को भी पता नहीं, बहुत सारे डॉक्टर मैंने देखा है कि फीवर आया है तो सीबीसी डब्ल्यूबीसी इसके कंडीशंस देख के वो उनको समझ में आ सकता है कि वेदर इट इज़ अ वायरल और वेदर इट इज़ अ फीवर ऑफ सम अदर कॉज। ओके बट ऑल आर नाउ हैविंग एन एक्शन, सभी का एक ही एक्शन है। पेशेंट्स का भी फीवर आया मतलब कोविड का फीवर आया, डॉक्टर को भी लगता है फीवर आया मतलब कोविड का फीवर आया, उसको कुछ सभी मेडिसिन दे दो। तो जो चीज़ें, ये तीसरी कैटेगरी है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपने उस चीज़ को ले ली तो आपकी जो बॉडी की एनाटॉमी इम्यून रिस्पॉन्स है वो सप्रेस कंडीशंस पे जाता है। ओके और फिर ये पेशेंट जाके हॉस्पिटलाइजेशन कंडीशंस में जाता है। ये बात तो सही है सतीश जी आपकी, लेकिन जो लास्ट ईयर जो कोविड-19 हुआ था तब ऐसा था कि 50-60 प्लस के एजेड व्यक्ति होती हैं लोगों को, या जो डायबिटिक है, बीपी है, हाइपरटेंशन है, जो भी है, जो रोग पीड़ित हैं उसको ही होता था और वो चले। लेकिन अभी क्या है कि छोटे बच्चों को भी होता है, 18 साल के बच्चों को भी होता है या 8 साल के बच्चे को भी होता है और वो भी जिंदा नहीं रहते। तो वो क्यों होता है उनको? उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना डायबिटीज़ है, ना बीपी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको कोविड क्यों होता है? मैडम इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो वापस वही चीज़ है कि जो भी पेशेंट्स एग्जिस्टिंग है, सी इज़ अ वायरस सबसे पहले, और कोविड-19 इट इज़ अ म्यूटेशन वायरस, ये दूसरे वायरस के साथ जुड़ के एक नया वायरस डेवलप भी कर सकता है। अब जितने भी आप पेशेंट्स देखोगे कहाँ ना कहाँ, जो हमने देखा है लास्ट अप्रैल से लेके अभी तक, ओके 1.5 साल हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है, यहाँ भी आपको उस छोटे बच्चे या यंग जो लोग हैं इसके अंदर कहाँ ना कहाँ प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर मिलेगा। उनका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक है। ओके वीक इम्यून सिस्टम मतलब क्या है, इनका हीमोग्लोबिन कम है, इनके आरबीसीज कम है, या इनके आरबीसीज में प्रॉब्लम है, इनके डब्ल्यूबीसीज एडेक्वेट नहीं है। ओके इनका लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर से काम नहीं कर रहा है। ओके और कहाँ ना कहाँ उनकी इम्यून रिस्पॉन्स इस पर्टिकुलर वायरस को रोकने में सक्षम नहीं है, इसीलिए ये पेशेंट्स इसके अंदर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। सतीश जी एक और क्वेश्चन आपको मैं करूंगी कि आजकल ज़्यादातर डॉक्टर्स सीटी स्कैन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं और डी डाइमर पे लोग ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये सीटी स्कैन क्यों और ये डी डाइमर क्या है वो हम सबको बताइए। See, D-dimer is a wastage material released in our body, number 1. Okay. Yes, हमने भी देखा है कि D-dimer 1100 रहा, 2000 रहा और उसका WBC बाकी के जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल रहे। डॉक्टर्स उसे कोविड डिक्लेयर करके कोविड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं सीधे सीधे कहूँगा ये गलत है। डी डाइमर बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं और डी डाइमर ऑटोमेटिकली देयर आर मेनी मेथड्स टू कंट्रोल दी डी डाइमर काउंट। मेरे पास में 57,000 डी डाइमर काउंट का पेशेंट है विथ यस ही वाज सफरिंग फ्रॉम वायरल, राइट। हमने उसे एडमिट नहीं किया एंड वी हैव सक्सेसफुली ट्रीटेड हिम विद हर्बल मेथड व्हाट वी आर ट्रीटिंग विद द पेशेंट अभी लास्ट 1 साल से, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल नाउ। तो लोगों को डी डाइमर ये रिपोर्ट पे डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर डॉक्टर को ही पूछना चाहिए सर मेरा बाकी का वायरल लोड कम है तो डी डाइमर बढ़ने का कारण क्या है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर ही समझा पाएंगे। और एवरी डी डाइमर हायर रिपोर्ट इज़ नॉट अ कोविड रिपोर्ट, दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द सिटी स्कैन रिपोर्ट। आज से पहले जब हमको चेस्ट कंजक्शन होता था, ब्रोंकाइटिस होता था, कफिंग होता था, क्या हमने तब सिटी स्कैन HRCT रिपोर्ट किया था? नहीं। फिर आज क्यों? आज का कारण क्या है? मैंने बहुत जगह देखा है कि डॉक्टरों ने सिटी स्कैन रिपोर्ट्स किए हैं। सिटी स्कैन रिपोर्ट्स के अंदर लिखा है सस्पेक्टेबल टू कोविड-19। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेक्टेबल टू कोविड-19? वेदर इट इज यस और वेदर इट इज नो। इफ इट इज सस्पेक्टेबल टू नो, then why are we treating the patient to COVID-19? Okay, number 1. Number 2, every chest congestion is not a COVID chest congestion.
आप एक एज के बाद में सभी 65 ईयर्स एंड अबाव के पेशेंट्स ले लो, सभी की सीटी स्कैन ले लो, राइट, जिनमें कोई फीवर कोई कुछ नहीं है, उसमें भी आपको चेस्ट कंजेक्शन दिखेगा। तो उस चेस्ट कंजेक्शन को हम क्या कहेंगे? नंबर 3, WHO की वेबसाइट पे लिखा है HRCT स्कैन हैज़ टू बी टेकन ओनली, ये तभी लेना चाहिए जब सीवियर क्रॉनिक पेशेंट हो, ओके, तब इसका एनालिसिस करके देखना चाहिए कि चेस्ट का कंडीशंस क्या है, लंग्स का कंडीशंस क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पेशेंट को फीवर आया, फीवर के अंदर उसको कोई कफिंग सिम्टम्स नहीं है, और उसे सिटी स्कैन स्कोर दिया जाता है, और वो पेशेंट जो एकदम जनरल साइकोलॉजिकल स्टेटस में था, वो रिपोर्ट के आधार आने के बाद में वो क्रॉनिक साइकोलॉजिकल स्टेटस में चले जाता है। ओके, तो आई फील डॉक्टर शुड अंडरस्टैंड पीपल साइकोलॉजी ऑल्सो ना, जहाँ पे ये रिपोर्ट कहाँ ज़रूरत है कहाँ ज़रूरत नहीं है। लोगों ने भी थोड़ा WHO की वेबसाइट पे जाके पढ़े कि कौन से ड्रग्स कोविड-19 में WHO ने गाइडलाइन दिए हैं कि ये सही है और ये गलत है, तो ताकि उनको भी नॉलेज मिले कि आज की स्थिति में क्या चल रहा है। बट हम लोग HRCT स्कैन पे उतना बिलीव नहीं करते, बिकॉज देयर कैन बी मेनी रीजन्स लंग्स कंजेक्शंस होने के लिए। દર્શક મિત્રો, આપણે સતીશજી પાસે ખૂબ જ સારી માહિતી મેળવી। सतीश जी, मैं आपको एक क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी कि आप ये कोविड पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हो, क्या दे रहे हो आप उनको? बेसिकली हमने एक इम्यूनिटी बूस्टर बनाया। जैसे मैंने कहा कि हम लोग लास्ट 12-15 साल से ऑलरेडी हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट ही कर रहे थे, तो उसमें कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पेशेंट्स थे जिसको हमारा एक सप्लीमेंट जाता था, हर्बल सप्लीमेंट जाता था, उसको हम लोगों ने मॉडिफाई करके फास्टली इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए उसको बनाया है। दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ द इम्यून बूस्टर पाउडर। ये हर्बल इम्यून बूस्टर पाउडर है। इसके 5 काम है। सबसे पहले ये शरीर में जाता है, शरीर में जाके लीवर को हेल्दी करता है, लीवर के अंदर जो भी अनवांटेड चीज़ है उसको डिटॉक्सीफाई करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, किडनी को प्यूरीफाई करता है, डिटॉक्स करता है। जो हमारे वाइटल सेल्स है, ये वाइटल सेल्स को स्ट्रेंथफुल करता है, उसको रिलीज होने में जितने भी बीच में रुकावटें आती है उसको क्लियर करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हमारे पेशेंट 5 से 6 दिन मैक्सिमम 7 डेज में रिकवर होने का कारण ये है क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम जो क्लॉक्ड होती है, चोक्ड होती है, ओके, जो बंद होती है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज या लिम्फोसाइट्स इसमें से ट्रांसमिट नहीं हो पाते, इसको 36 से 48 घंटे में ये उसे क्लियर करती है। मोर देन 25,000 पेशेंट्स ऑन लेबोरेटरिकल रिकॉर्ड, मतलब प्री हमने टेस्ट किया है कि देने के पहले उसकी लेबोरेटरी कंडीशंस क्या थी और 5 दिन बाद उसकी लेबोरेटरिकल कंडीशंस क्या थी। 97-92 ईयर्स के पेशेंट्स भी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट के आधार पे उनको बिना हॉस्पिटलाइज किए हमने ठीक किया है। इसका पूरा डिटेलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ये कैसे काम करता है, कौन से पेशेंट्स पे काम करता है, सीवियर वायरस पे नहीं, मतलब कोविड-19 पे नहीं, ये आने वाले कोविड जितने भी रहेंगे और पुराने जितने भी वायरस रहेंगे, इसका एकमेव सोल्यूशन है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई नेक्स्ट एपिसोड के पहले कोई अगर क्वेश्चंस है या कुछ जानकारी चाहिए तो हम लोग हेल्पलाइन नंबर हम लोग आपको अब इशू कर रहे हैं, दैट इज़ 9081899981। इस नंबर पे आप संपर्क करें। आपको व्हाट इज़ द राइट मेथड ऑफ डूइंग एनालिसिस, कौन सा सही तरीका है आपका एनालिसिस करने का कि आपको कोविड-19 के ही वजह से ये सिम्टम्स है, फीवर है, या किसी और चीज़ की वजह से फीवर है, आप इसमें से कैसे इजीली आप कोविड-19 से बाहर निकल सकते हैं, ये हम लोग उस हेल्पलाइन पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। દર્શક મિત્રો, કહેવત છે ને કે જાન હે તો જહાન હે। આજે આપણે ડૉક્ટર સતીશ રસેલ સાથે ખૂબ જ સારી વાતો જાણી સમજી અને નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એમણે જે દવા બતાવી છે એની ડિટેલ્સ પણ આપણે એમની પાસેથી ખૂબ જ સારી રીતે જાણીશું। બીજી ઘણી બધી માહિતીઓ આપણે મેળવીશું। આજનો જ એપિસોડ આજે આપણે અહીંયા પૂરો કરીશું। डॉक्टर सतीश जी, आपका खूब खूब आभार। आप हमारे यहाँ पधारे और हमारे दर्शक मित्रों को खूब अच्छी माहिती प्रदान की। ओके, थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, કેવો લાગ્યો આજનો અમારો આ શો? શું આપ પણ આપની કોઈ માહિતી કે પ્રોડક્ટ નમસ્તે અમદાવાદ દ્વારા દર્શાવવા માંગતા હો તો લખી લો અમારું સરનામું 16/4 એલ કોલોની, સજ્જનંદ કોલેજ 4 રસ્તા, નહેરુ નગર, અમદાવાદ। આપ અમારો સંપર્ક ફોન ઉપર પણ કરી શકો છો। અમારો ફોન નંબર છે 9825039590। નમસ્તે અમદાવાદ। આ છે નમસ્તે અમદાવાદ।